डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 12th को स्टार्ट करेंगे। मैंने क्लास 6 से लेके 11 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट करवा दी है। आप हमारे चैनल पर जाइए और वहां से इन वीडियोस को देखिए। आज हम क्लास 12th के अध्याय 1 ईंटें, मनके और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें सभ्यता के उद्भव, उत्थान और किस तरीके से पतन हुआ था, हड़प्पा वासियों के सामाजिक और आर्थिक जीवन, वहाँ की राजनीतिक इतिहास, वहाँ की शिल्पकला, वहाँ का व्यापार, धर्म और किस तरीके की व्यापारिक स्थिति थी, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर हमारे प्री और मेंस दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आर्ट एंड कल्चर में भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यूपीएससी का जो पिछला ट्रेंड रहा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं, तो इस आर्ट एंड कल्चर के उसमें भी इस चैप्टर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, यहाँ के जो प्लेसेस हैं या यहाँ पे जिस तरीके की चीज़ें पाई गई हैं उससे हमें जुड़े हुए सवाल हमेशा पेपर में दिखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहले देखते हैं आज के प्रश्न को तरफ। आज का प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो कितने क्षेत्र में फैला था? 25 हेक्टेयर, 115 हेक्टेयर, 125 हेक्टेयर या 175 हेक्टेयर? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारत की पहली सभ्यता थी। पुरातत्वविदों ने जिस तरीके से इस सभ्यता के बारे में जो खोज की है, यह संस्कृति पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी, इसलिए इसका इस नाम इसी संस्कृति पर रखा गया है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब के प्रांत में मोंटेगोमरी जिले की रावी नदी के तट पर स्थित है, बाएं तट पर स्थित है। लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में इसका काल निर्धारण किया गया है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। हम देखेंगे कि जो इस सभ्यता का विस्तार है वह प्रारंभ में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया था, जो अब 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। सिंधु सभ्यता के लिए अच्छा ये नाम क्यों, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? यह सिंधु सरस्वती नदी या सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो सभ्यता थी वह सिंधु नदी के किनारे हमें विकसित दिखती है। हड़प्पा सभ्यता की किस तरीके से खोज हुई थी? सिंधु सभ्यता में महादेवन और विश्वनाथ द्वारा किए गए शोध के आधार पर लगभग 2467 अभिलेखित मिले हैं और जिनकी संख्या अब 3000 के आसपास हो चुकी है। हम देखते हैं हड़प्पा संस्कृति के भाग या सिंधु घाटी सभ्यता के किस तरीके के क्या चरण थे। यहाँ पे हमें 3 चरण देखने को मिलते हैं: आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, विकसित हड़प्पा संस्कृति और परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति। इस तीनों संस्कृति के समय के अनुसार हम वहाँ हर चीज़ का विकास देखेंगे। 1856 में जब कराची और लाहौर के बीच में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण कराया जा रहा था, तब उत्खनन कार्य के दौरान हड़प्पा पुरस्थल मिला था। ये जो स्थान आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है, उस समय कर्मचारियों ने इसे एक खंडहर समझ लिया और हजारों ईंटें यहाँ से उखाड़ के लाए और ईंटों का इस्तेमाल करके रेलवे लाइनें बनवाई थी। लेकिन उस समय कोई यह समझ नहीं सका था कि जो ये यहाँ पे एक सभ्यता बसती है जो इतनी पुरानी है। इसकी खोज 1921 से 1922 में दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई है। उस समय जॉन ब्रिटन और विलियम ब्रिटन दोनों ने एक महत्वपूर्ण सभ्यता होने का संकेत तो दिया था, लेकिन किसी ने भी इसके उत्खनन नहीं किया था। फिर 1920 और 21 में माधव स्वरूप वत्स और दया राम साहनी द्वारा पहली बार हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। फिर हम देखते हैं कि 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो नामक स्थान का उत्खनन किया, जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। वहाँ पर हमने अनेक प्रकार की कुषाण युगीन और बौद्ध स्तूपों का वह अध्ययन करे थे और इसी समय उन्हें यह मिला था। हम जानते हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला, सिंध का बाग आदि। इसे कई नामों से जानते हैं। इस उत्खनन
के बाद सन 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। सर जॉन मार्शल ने लंदन वीकली नामक पत्रिका में इसको सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है, मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पे सिंधु घाटी नदी के आसपास ये फैली हुई थी और ये जो इलाका था वह काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ था। यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती थी और यहाँ पर उस समय की सभ्यता के लिए खेती बहुत इम्पोर्टेंट थी और वह हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के क्या स्रोत थे। जिस तरीके से हमने अभी तक जाना है कि हड़प्पा सभ्यता जो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी या जो इस समय यहाँ की विशेषताएं थीं, और किसी भी संस्कृति के बारे में जानने के लिए हमें वहाँ के जानकारी के प्रमुख स्रोतों, वहाँ के इतिहास के बारे में जानने के लिए कुछ प्रमुख स्रोत होते हैं जिनसे हमें वहाँ के बारे में पता चल सकता है। जैसा कि वहाँ के आवास जो हमें वहाँ पे खंडहर मिले हैं उनसे क्या पता चला है, मृद भांड, आभूषण, औजार, मोहरें और इमारतें और खुदाई के समय जो सिक्के मिले हैं, यह वहाँ की सभ्यता की उस समय के प्रमुख स्रोत थे। हड़प्पा सभ्यता की जो बहुत इम्पॉर्टेंट, जो हम बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में इतने अच्छे से जानते हैं, लेकिन हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उसके बारे में काफ़ी चीज़ें नहीं पता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ के लोगों की जो लिपि है वह हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं, इसीलिए यहाँ की जानकारी के स्रोतों में लिपि नहीं आती है और यहाँ बाकी अन्य चीज़ें आती हैं लेकिन लिपि नहीं आती है। यहाँ की जो लिपि है उसे पढ़ने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक किसी ने भी सिंधु लिपि को प्रमाणित रूप से पढ़ा नहीं है। यहाँ की जो लिपि है वह भाव चित्रात्मक है, अर्थात ये चित्रों के माध्यम से भावों को व्यक्त करती है। यहाँ पे दोनों तरफ से लिखी जाती है यह लिपि, लेकिन इसकी जो लिपि है वहाँ पे उसको अभी तक किसी भी विद्वानों ने नहीं पढ़ पाए हैं। हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के कुछ वर्तमान स्थल विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए थे और बाकी स्थल भारत में हैं, जैसे कि नागेश्वर, बालाकोट, चंदूहड़ो, कोटीची, धौलावीरा जो कि गुजरात का है, लोथल जो भी गुजरात में है, कालीबंगन, बनावली और एक राखीगढ़ी, यह प्रमुख स्थल है। इसके अलावा भी अन्य स्थल हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं, जैसे कि दैमाबाद। इन सब तरीके के जो स्थल हैं वह भी भारत में पाए जाते हैं। फिर हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन तथा वास्तुकला के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के समय बस्तियां जो थीं वह दो भागों में विभाजित थीं, पहला दुर्ग, दूसरा निचला सिरा। दुर्ग जो होते थे ये कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी होती थी। दुर्गों को दीवारों से घेरा गया था और दुर्ग पर जो बनी हुई संरचनाएं होती थीं उनका प्रयोग विशेषतः सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। इसके अलावा हम जब निचले शहर पे आते हैं तो निचला शहर आवासीय भवनों के लिए था, इसको भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर भी बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता की जो भवन निर्माण की स्थिति थी वह भी हमें ऐसी ही देखने को मिलती है। यहाँ पर सड़कों और गलियों की जो व्यवस्था थी वह समकोण पर एक दूसरे को काटती थी सड़कें, और पूरा जो नगर था वह आयताकार और खंडों में विभाजित रहता था। यहाँ की सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया जाता था। और बनावली में, हम एग्जाम्पल के तौर पर बनावली में सड़कों पर गाड़ी के पहियों के निशान भी मिले हैं। सड़क के किनारे पानी निकासी के लिए नालियाँ भी बनी होती थी और नालियों को ढकने की भी व्यवस्था होती थी। इसके साथ साथ नालियों को फर्श से ढका जाता था। और हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। इस तरीके से जो व्यवस्था थी वह काफ़ी ज़्यादा नगरीय व्यवस्था थी और यहाँ के जो नगर थे वह काफ़ी ज़्यादा नियोजित थे। फिर हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में मकानों की जो योजना थी वह आंगन के आधार पर थी। इसमें शौचालय, स्नानघर, रसोईघर, शयन कक्ष के अलावा अन्य कमरे भी मिलते हैं। यहाँ पर मजबूती के लिए नींव का निर्माण किया जाता था। सड़क के किनारे मकान मिले थे जहाँ पे हवा, सफाई, प्रकाश, मतलब लाइट, सब तरीके की अच्छी व्यवस्था मिलती थी। मकान ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पे बनाए जाते थे। मकानों के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। मकानों के जो प्रमुख प्रवेश द्वार था वह पीछे गली की तरफ खुलता था, जिसके कारण बाहरी हलचल, शोरगुल और प्रदूषण से यह सुरक्षित रहता था। सड़क के किनारे पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनी होती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया वहाँ पे नालियों को ढकने की भी व्यवस्था होती थी। फिर हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक भवनों के बारे में।
सिंधु घाटी सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें ऊपरी हिस्से में सार्वजनिक भवन तथा निचले हिस्से में व्यक्तिगत आवास बने हुए हैं। उत्खनन में सार्वजनिक और राजकीय भवनों में अवशेष मिले हैं। एक अवशेष मोहनजोदाड़ो से मिला है, जो कि 70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। यहीं पर 71 मीटर लंबा और उतना ही चौड़ा एक वर्गाकृत कक्ष का भी अवशेष प्राप्त हुआ है। एक अनुमान के आधार पर जो ये भवन मिले हैं, इनमें धार्मिक आयोजन या सामाजिक आयोजन किया जाता था। फिर एक विशाल स्नानागार के बारे में जानते हैं। स्नानागार का जो जलाशय है, ये किले में स्थित है। 11.88 मीटर लंबा है, 7.0 मीटर चौड़ा है और इस पर तलों पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यह सीढ़ियाँ पक्की सड़कों से बनी हुई हैं। स्नानागार की जो दीवारें हैं, उनको सीलन से बचाने के लिए यहाँ पे तारकोल का प्रयोग किया गया है। इसमें 6 प्रवेश द्वार हैं और यहाँ पे गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। फिर हम जानते हैं अन्न भंडारण के बारे में। हड़प्पा काल में उत्खनन के समय यहाँ पे हमें अन्न भंडार मिलते हैं। इसका जो मुख्य द्वार था वह नदी की ओर खुलता है, क्योंकि जो भी सामान जलमार्ग से आता था और वहाँ पे आसानी से एकत्रित हो जाता था। फिर हम जानते हैं जल निकास प्रणाली के बारे में। यहाँ की जो सभ्यता थी वह काफ़ी नगरीय थी। यहाँ का जीवन स्तर काफ़ी ऊंचा था और यहाँ पे जो जिस प्रकार की नालियों का प्रयोग होता था, मैंने आपको बताया है, यहाँ पे नालियों को फिर अच्छे से ढका हुआ रहता था। फिर हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में। यहाँ के सामाजिक संगठन के बारे में जानते हैं। इतिहासकार गार्नर चाइल्ड ने यहाँ के समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया है। शिक्षित, पुरोहित, चिकित्सक, जादूगर या ज्योतिष, योद्धा, सैनिक, तीसरा व्यापारी, दस्ताक्षर, जिसमें बुनकर, कुमार भी आते हैं, और चौथा जो भाग था वह श्रमिक और कृषक के रूप में होता है, जिसमें टोकरी बनाने वाले, मछली मारने वाले आदि आते हैं। फिर हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के भोजन के बारे में। गेहूँ, चावल, जौ, तेल, मटर, सब्जियां, यह सब वह यूज़ करते थे। इसके साथ साथ वह मांसाहारी भी थे। वह सभी प्रकार के जानवरों का मांस भी खाते थे, इसके साथ साथ मछली भी खाते थे। इस काल के चित्रों में खजूर, अनार, तरबूज, नींबू, नारियल आदि फलों का भी चित्रण हुआ, जिससे यह भी पता चलता है कि इन फलों का भी प्रयोग होता है। फिर हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के समय के वस्त्रों के बारे में। यह लोग विभिन्न ऋतुओं के आधार पर वस्त्र पहनते थे। महिलाओं और पुरुषों के वस्त्रों में भिन्नता पाई गई है। फिर हम जानते हैं आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन के बारे में। दोनों ही लोग, मतलब दोनों ही स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, दोनों ही सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री का प्रयोग भी करते थे। इसके साथ साथ यहाँ पे अंगूठी, कान की बाली, चूड़ियाँ, बाजूबंद आदि जैसे कीमती आभूषण भी लोगों को मिलते हैं। और जो सामान्य दर्जे के लोग होते थे वह तांबे और कांसे और हड्डी के बने हुए आभूषण पहनते थे। फिर हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन किस तरीके किया जाता था। वहाँ मछली पकड़ना, शिकार करना, यह उनका प्रिय मनोरंजन था। इसके अलावा जानवरों की दौड़, सीटियाँ, झुनझुने, शतरंज के खिलाड़ी आदि इनके मनोरंजन के साधन होते थे। यहाँ की प्रौद्योगिकी की स्थिति क्या थी? यह धातु कर्म का निर्माण करते थे। यह अयस्कों से धातु अलग करते थे और मिश्रित धातु का भी निर्माण करते थे। तांबे में चांदी व टिन मिला के इन्होंने कांसा भी बनाया था। फिर हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि कर्म के बारे में। हड़प्पा कालीन नगरों जैसे कि मोहनजोदड़ो, बनावली, हड़प्पा, कालीबंगा में शमशान के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर जो ये प्रक्रिया है वह 3 भागों में विभाजित की गई है, जैसे कि पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाहकरण। जैसे जो पूर्ण समाधान है, इसमें शव को उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर दफनाया जाता है। सबसे बड़ा कब्रिस्तान हड़प्पा में मिला है, जिसे 837 की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा एक एच कब्रिस्तान की भी संज्ञा दी गई है, वह भी एक मिला है। आंशिक शवाधान क्या होता था? इसमें शव को पशु पक्षियों द्वारा खाए जाने के बाद उसके अवशेषों को वहाँ दफनाया जाता था। और जो दाहकर्म होता था वह दाह के पश्चात, मतलब जिस तरीके की अभी की जो हिंदू धर्म में जो प्रक्रिया होती है उसके आधार पर अवशेष बचने के बाद जो बचे हुए अवशेष थे उसको किसी कलश में रखकर दफन कर दिया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा विज्ञान के बारे में हम जानते हैं। जड़ी बूटी, फल, वृक्ष के पत्ते, विशिष्ट प्रकार की प्रजाति आदि रसों का ये लोग सेवन करते थे और इससे कई प्रकार की इन्होंने औषधियाँ भी बनाई थी। फिर हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कृषि के बारे में। जौ, गेहूँ, मटर, खजूर, कपास, तरबूज, तिल, राई, सरसों आदि यहाँ की प्रमुख फसलें थी जो उगाई जाती थी।
लेकिन इनका जो उत्पादन है वह फाफड़े से नहीं मिलता है। यहाँ पे हल्के अवशेष सिर्फ कालीबंगन से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे अनाज को धोने के लिए 2 पहिए वाली गाड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। फिर हम यहाँ के पशुपालन के बारे में देखते हैं। बकरी, भेड़, सुअर, भैंस, बैल आदि यहाँ पे लोग पालते थे और बैल के रूप में सांड यहाँ प्रमुख पशु था। इसके अतिरिक्त हाथी भी पाले जाते थे। यह घोड़े से प्रचलित नहीं थे। काफ़ी कम जगह पे घोड़े के अवशेष मिले हैं, या कुत्ते और बिल्ली भी पालते थे। इसके अलावा हम यहाँ के व्यापार के बारे में देखेंगे कि ये लोग व्यापार को अत्यधिक महत्व देते थे। नाप के लिए शीशे की पिट्टी का प्रयोग करते थे और चंदूहड़ों में उत्खनन के समय पत्थरों की एक वाट की कारखाने का भी प्रयोग मिला है। समाज में अनेक व्यापारिक वर्ग रहते थे जिनका कार्य केवल व्यापार या व्यवसाय से होता था। इनमें कुमार, बढ़ई, सुनार आदि रहते थे। आर्थिक व्यापार के अतिरिक्त इनका ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, इराक आदि के साथ भी व्यापारिक संबंध मिले हैं। अतिरिक्त व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से बाहरी व्यापारिक मोहरों से किया जाता था। दूर दूर के देशों में जहाज आने का भी प्रयोग होता था। कुटीर उद्योग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थे। यहाँ पे चाक से निर्मित करके मिट्टी की मूर्तियाँ, खिलौने, बर्तन आदि का निर्माण किया जाता था। इसके साथ साथ हाथी दांत और सीपियों से धातु के विभिन्न बर्तन भी बनाए जाते थे। फिर हम जानते हैं माप तोल के जो तराजू या वाट थे उनके बारे में। इसमें चिकने पत्थर से इसका निर्माण किया जाता था और चट नाम के पत्थर से वाट का निर्माण किया जाता था। सबसे बड़ा वाट का वजन जो अभी तक मिला है वह 375 ग्राम है और सबसे छोटा है 0.87 ग्राम। अब हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में। यहाँ की जो संस्कृति थी वह मात देवी की पूजा या उपासना करती थी। हड़प्पा संस्कृति में मंदिरों का अभाव था। उत्खनन में ऐसा कोई भी मंदिर प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा कोई भी भवन प्राप्त नहीं हुआ है जिसे हम देवालय या मंदिर की संज्ञा दे सकें। इस काल में मिट्टी तथा धातुओं की अनेक नारी की मूर्तियाँ मिली हैं। मात देवी के अनेक चित्र ताबीजों में मिट्टी, मोहरे आदि अंकित है। इससे यह पता चलता है कि यहाँ पे माता की उपासना की जाती थी। यहाँ पे पूजा के क्षेत्र में प्रतिष्ठा काफ़ी ज़्यादा शक्ति के रूप में प्रचलित थी। फिर हम यह देखेंगे कि यहाँ की जो मात देवी थी उसको वनस्पति या देवी, पृथ्वी की देवी के रूप में भी स्वीकार किया जाता था। माता देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि प्रथा का भी प्रचलन था। पूजा, आराधना, नृत्य, संगीत द्वारा बलि दी जाती थी। फिर यहाँ पे शिव या परम पुरुष की उपासना के भी साक्ष्य मिलते हैं। अनेक मौक़ों पे ऐसी मुद्राएं मिली हैं जिसमें पुरुष के चित्र में और सिर पे 2 और सींग हैं। इस प्रकार योगी के 3 मुख हैं, ये शांत और गंभीर मुद्रा में है। इसके बाईं ओर जंगली भैंसा और गेंडा, जबकि दाईं ओर शेर और हाथी है। इसके सामने हिरन है, परंतु ध्यान मग्न योगी के ऊपर 5 भाषा लिखी गई हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। जो ये स्ट्रक्चर मिला है वह पशुपति शिव के रूप में अभी तक इसकी पहचान की गई है और इससे हमें यह पता चलता है कि उनकी भी वहाँ आराधना होती थी। यहाँ पर पीतल और उनकी पत्तियों के चित्रों का भी अंकन है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे वृक्ष की भी पूजा की जाती थी, जैसे कि वर्तमान में भी हमें पीपल की पूजा करती हुई दिखती है। इसके अतिरिक्त मोहरों पे सांड और बैल के चित्र भी अंकित हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिंग पूजा भी की जाती थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसका प्रचलन हड़प्पा संस्कृति में था। स्वास्तिक के चिन्ह व क्रॉस आदि के भी चिन्ह प्राप्त हुए हैं जो कि उस समय के पवित्र चिन्ह माने जाते थे, जो कि आज भी हमारी हिंदू सभ्यता के लिए काफ़ी पवित्र माने जाते हैं। फिर हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक जीवन के बारे में। यहाँ पे जो राजनीतिक जीवन था वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसकी जानकारी हमें बहुत कम मिलती है। इतिहासकार हटनर की मान्यता है कि मोहनजोदाड़ो में शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक थी, न कि राजतांत्रिक। इसके अलावा इतिहासकार व्हीलर की मान्यता है कि मोहनजोदाड़ो का शासन पुरोहितों और धर्मगुरुओं के हाथ में था। वे जनप्रतिनिधि के माध्यम से शासन करते थे और नगर निर्माण व भवन निर्माण को देख के ऐसा लगता है कि वहाँ पर नगर पालिका रही होगी। जितनी सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ की जो चीज़ें बनी हुई थी या जो नगर का जो डेवलपमेंट हुआ था उसको देख के ऐसा लगता है। फिर हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में कला के विकास के बारे में। यहाँ की मूर्ति कला के बारे में उत्खनन के दौरान यहाँ पे हमें कांसे की मूर्तियाँ मिली हैं जिसमें काफ़ी अच्छे से
चित्रकारी की गई है और इसकी मूर्ति बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। यहाँ पे जो एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। इसकी मूर्तियों में गले की हड्डी को बहुत ही सुंदर और आकर्षक तरीके से दिखाया गया है तथा आँखों की भी जो चित्रकारी की गई है वह भी बहुत सुंदर मिली है। धातु कला के रूप में यहाँ पे सोना, चांदी, तांबा आदि के कई आभूषण मिलते हैं, जिससे यह पता चलता है कि वहाँ के लोग इसका अच्छे से प्रयोग करते थे। वस्त्र निर्माण कला, उत्खनन के समय चरखा मिला है, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ के लोग जो थे वह सूत काटने में निपुण थे और वह सूती, ऊनी आदि वस्त्रों का प्रयोग करते थे मौसम अनुसार। चित्रकला के में हमें मोहरों पे सांड के चित्र, भैंसे के चित्र, वृक्ष के चित्र मिले हैं। इसका अर्थात है कि वे लोग चित्रकला में निपुण थे। फिर हम जानते हैं पात्र निर्माण कला के बारे में। मिट्टी के पात्र बनाने, पानी भरने के कई तरीके के बड़े बड़े घड़े, अनाज रखने के लिए अनेक प्रकार के भांड व मिट्टी के खिलौने मिले हैं। इस तरीके से यह भी हमें ज्ञात होता है कि वह निर्माण कला में अच्छे खासे कुशल थे। फिर वहाँ की नृत्य कला और संगीत कला के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे नृत्यांगना की मूर्ति मिली है और जो मोहरें मिली हैं, जो पात्र मिले हैं, उन पे तलवे और ढोलक के चित्र भी मिले हैं। फिर हम जानते हैं मुद्रा कला के बारे में। उत्खनन के समय विभिन्न प्रकार के पत्थरों, धातुओं, हाथी दांत व मिट्टी में की लगभग 600 मोहरें मिली हैं, जिसके एक और पशुओं के चित्र तथा दूसरी तरफ लेख मिले हैं जो पढ़े नहीं जा सके हैं। फिर हम जानते हैं ताम्र निर्माण कला के बारे में। उत्खनन के दौरान अनेक ताम्रपत्र मिले हैं जो वर्गाकार और आयताकार हैं। इसमें पशुओं व मनुष्यों के चित्र मिले हैं। पशुओं में बैल, भैंसा, गेंडा, सांड, हाथी, शेर आदि और मनुष्य में योगी के चित्र भी मिलते हैं। लेखन कला, यहाँ की जो लेखन कला है भाई, वो अभी तक कोई नहीं बता पाया है। यहाँ पे कोई लिखित शिलालेख या ताम्रपत्र नहीं मिला है और यहाँ की जो लिपि है वह अभी तक चित्रात्मक है और उसको अभी तक कोई भी विद्वान नहीं पढ़ पाया है। ये दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों तरीके से लिखी जाती थी। यहाँ की जो लिपि थी उसके बारे में मतलब हमें यहाँ की जो मोहरें थी और जितनी भी चीज़ें मिली हैं उनमें से किसी में भी यहाँ की लिपि को पढ़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन यहाँ की लिपि कोई नहीं पढ़ पाया है अभी तक। इसका प्रयास सर्वप्रथम 1925 में वेंडेल ने किया था और सबसे नवीनतम प्रयास नटवर झा ने किया था। और ये जो लिपि के सबसे ज़्यादा अक्षर मोहनजोदाड़ो से तथा दूसरे नंबर पर हड़प्पा से मिले हैं और सबसे बड़े अक्षर धोलीवीरा से मिले हैं। यहाँ की जो लिपि है उसमें विभिन्न पक्षों को जानने के लिए विशेष तरीके से यहाँ पे उल्लेखनीय स्थिति है, जैसे कि यहाँ पे सेलकड़ी, प्रस्तर या पक्की मिट्टी से बने हुए विभिन्न प्रकार की मोहरें मिली हैं जो कि आयताकार और वर्गाकार है, लेकिन यहाँ की लिपि को पढ़ना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। फिर हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के किस तरीके थे। वहाँ के जो कृषि, व्यापार या शिल्प कला थी उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे हमें गुजरात के जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं वहाँ से बाजरे के दाना मिलते हैं और चावल के दाने कम मिलते हैं। बनावली हरियाणा में मिट्टी के हल्के खिलौने मिले हैं। इसके अलावा कालीबंगा नामक स्थान में जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिलता है। इसके साथ साथ हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर इस एक साथ दो फसलें उगाई जाती थी। जो अधिकांश हड़प्पा स्थल है वह अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। हड़प्पा वासी लोग कपास का प्रयोग करते थे। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े का भी प्रयोग के भी अवशेष मिले हैं। फिर हम जानते हैं हड़प्पा काल की शिल्प कला के बारे में। यहाँ पे था मनके बनाना, शेख की कटाई करना, धातु से जुड़े कार्य करना। जो इस तरीके के कार्य होते थे, मोहरे बनाना, बाट बनाना, हड़प्पाई लोग कांसे का प्रयोग करते थे, ये हमें पता चला है। इसके अलावा जो मृदभांड, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है मृदभांड, जिससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा से प्राप्त जो काले पत्थर के मृतक की जो मूर्ति है, इसके अलावा वहाँ पे नृतक की जो मूर्ति है, नटराज की जो मूर्ति है, अनेक प्रकार की सर्वहिनी मूर्तियों से हमें वहाँ कई चीज़ों का पता चला है। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि वहाँ की जो मनके कैसे बनाए जाते थे। मनके जो सेलखड़ी से बनाए जाते थे, मनके तांबे, सोने और कांसे की भी बनाए जाते थे और इनका प्रयोग मालाओं में किया जाता था। मनके हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख
इकाई के रूप में उभरे हैं, एक प्रमुख रूप में उभरे हैं, जिनसे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। इसी तरीके से मृदभांड के बारे में जानते हैं। मृदभांड गाढ़ी चिकनी मिट्टी से बना होता था, ये लाल रंग से बना होता था। इस पे काले रंग का चित्रण था, मुख्यतः ज्यामितीय चित्रीकरण होता था। लोथल से एक ऐसा मृदभांड मिला है जिसमें पंचतंत्र की जो लोमड़ी की कहानी है उसका चित्रण किया गया है। हड़प्पा से प्राप्त मृदभांड में मानव और बच्चे का भी चित्र मिला है। फिर हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की खोज का एक तरीके से जो पूरा एक श्रेय है वह उस समय कनिंघम को भी जाता है। कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातत्व खनन को प्रारंभ किया या लिखित स्रोतों का अधिक प्रयोग करना पसंद करते थे। इन्होंने अपने सर्वेक्षण के दौरान अभिलेखों का संग्रहण किया तथा लेखन तथा अनुवाद भी किया। हड़प्पा सभ्यता वस्तुएं 19वीं शताब्दी के दौरान मिली जो इन तक पहुंची। फिर इन्होंने इसके बारे में जब जांच पड़ताल करी, पहले इन्हें ऐसा लगा कि जो ये मोहरें दिखाई गई थी उन्हें वह समझ नहीं पाए कि ये मोहरें कितनी पुरानी हैं या किस कालखंड के बारे में है, और उसके बारे में वह इतिहास में पता नहीं कर पाए। लेकिन जब उन्होंने बाद में इसके बारे में रिसर्च करी और जितना जब उन्हें पता चल पाया तब उन्हें समझ में आया कि ये कितनी पुरानी थी। इस तरीके से कनिंघम को एक भ्रम हो गया था कि यह जो भारतीय इतिहास का प्रारंभ है, उन्हें ऐसा लगा कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी के समय हुआ है। लेकिन यह जो मोहर थी या जो ये हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वह काफ़ी पुरानी थी, और इस तरीके से उनके भ्रम की स्थिति में ही ये जो योजना थी या जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें कुछ सालों बाद ही पता चल पाया है। हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, अकाल, महामारी, बाहरी आक्रमण जैसे कि आर्य जाति के आक्रमण, वनों की कटाई, नदियों का सूखना, नदियों का मार्ग बदल जाना, बाढ़ों का आना आदि जो प्रमुख कारण थे। इसके अलावा पिंगट और व्हीलर के अनुसार ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है कि आर्यों ने हरुशिया नाम की जो जगह है जिसे हड़प्पा कहा गया उसे नष्ट किया गया है। इसके अलावा सर जॉन मार्शल और एस आर राव के अनुसार नदियों में आने वाली बाढ़ से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। इसके अलावा अलमानंद घोष, डीपी अग्रवाल द्वारा जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी का पतन हुआ है। ऐसा है ना कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण है, अभी तक कोई भी कारण स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि यही कारण है। ये जो जितने भी कारण है वह एक संभावित कारण है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन जो एक फिक्स कारण ऐसा कुछ हो वैसा हड़प्पा सभ्यता का कोई भी कारण नहीं है। इसीलिए अभी तक लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि इनमें से कोई कारण होगा या मिलके सारे कारण हो सकते हैं जिस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। चलिए आते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है मोहनजोदाड़ो क्षेत्रफल कितने क्षेत्र में फैला था? तो इसका उत्तर है 125 हेक्टेयर। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और ये जो टॉपिक है वह हमारी यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आपको इससे कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।